नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं हर्षद जानी अर्थशास्त्र क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के बाद लेसन नंबर 9वां हम लोगों ने चालू किया था, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में हमने राष्ट्रीय आय का अर्थ समझने का प्रयत्न किया था। उसके बाद प्रोफेसर मार्शल, पिगू और इरविंग फिशर जैसे अलग अलग विद्वानों की परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ने का प्रयत्न किया था। अब राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह का एक मुद्दा मैंने चालू किया था। राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत मैंने आपको एक अंतर भी कल बताया था कि अलिप्त अर्थतंत्र और खुला अर्थतंत्र अर्थात क्या। एक बार पुनः आपको बता दूं कि जो अर्थतंत्र में विदेश व्यापार की गणना न हो वो है अलिप्त अर्थतंत्र, और जिसमें विदेश व्यापार की गणना हो तो उसको खुला अर्थतंत्र कहते हैं। अब मैं आज राष्ट्रीय आय के चक्रीय प्रवाह की बात कर रहा हूँ। तो पहला मुद्दा उसकी परिभाषा कि उपभोक्ता की आय खर्च के रूप में उत्पादक पेढ़ी के पास और उत्पादक पेढ़ियों की आय निवेश के रूप में उपभोग परिवार के पास जब जाती आती रहती हो तो उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। पहला मुद्दा हमने परिभाषा बनाया था। नंबर दूसरा, चक्रीय प्रवाह के मुख्य 2 केंद्र बिंदु है। किताब में चार्ट में जाओ तो आपको पता चलेगा पेज नंबर 96 पर कि एक उत्पादक पेढ़ी अर्थात उत्पादक मालिक और दूसरा साधन मालिक अथवा परिवार। तीसरा मुद्दा कि भाई अलिप्त अर्थतंत्र का चक्रीय प्रवाह केवल ये जो चक्रीय प्रवाह है आय का वो अलिप्त अर्थतंत्र में ही संभव है। मतलब पहला परिभाषा, दूसरा उसके केंद्र बिंदु 2 है, तीसरा आय का चक्रीय प्रवाह अलिप्त अर्थतंत्र में ही संभव है। चौथा जो मुद्दा आप लोगों को बनाना है वो है उनकी आकृति, और आकृति के बाद आप लोगों को उसका विश्लेषण 2 से 3 मुद्दों में कम से कम लिखना रहता है। तो निष्कर्ष अपने मन से भी लिख सकते, फिर भी किताब के अंतर्गत नीचे दिया हुआ है। चक्रीय प्रवाह पहले समझ लो कि देखो उत्पादक पेढ़ी जो होती है वो अपने उत्पादन करेगी तो सीधी बात है कि उसको उत्पादन करने के लिए अलग अलग प्रकार के भाड़ा, ब्याज, जमीन, वेतन वगैरह चाहिए। किसी से भूमि उधार लेगी, किसी से पूंजी लेगी, कि कोई श्रमिकों को बुलाएगी। तो उत्पादक पेढ़ी पैसे देगी और बदले में ये परिवार उनको मतलब अपना श्रम देगा, और पैसा उत्पादक पेढ़ी से परिवार के पास जाएगा। वापस वही परिवार जो पेढ़ी वस्तु तैयार करेगी उस वस्तु को खरीदेगी। तो जो पैसा परिवार के पास आया है वो पुनः चला जाएगा उत्पादक पेढ़ी के पास। वापस पेढ़ी उत्पादन करेगी, वापस परिवार खरीदी करेगा। इस प्रकार से जो आय है वो एक स्थान से दूसरे मतलब परिवार से पेढ़ियों के पास और पेढ़ियों से परिवार के पास जाती आती रहती है, इसलिए इसको आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। 4 मुद्दे बने थे। निष्कर्ष का मुद्दा आप लोगों को विश्लेषण के तौर पर बनाना है कि इकाई में इन साधनों की मदद से चीज वस्तु और सेवाओं का उत्पादन कर पूरा समझा देना आपको।
जो चार्ट ऊपर है उसको समझाना, आपके अपने शब्दों में भी समझा सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया, वापस किताब का पढ़ रहा हूँ कि इकाई इन साधनों की मदद से जिस वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती उसे विक्रय हेतु बाजार में भेजेगी, और बाजार में से परिवार वस्तुओं और सेवाओं को क्या खरीदेंगे, और इस वस्तु और सेवाओं का प्रवाह इकाइयों की तरफ परिवार के पास मतलब जाएगा, और इस प्रकार वस्तु और सेवाओं का प्रवाह इकाइयों की तरफ से परिवार के पास और परिवार से इकाइयों के पास जाता आता रहेगा। इस तरह से आय का चक्रीय प्रवाह सतत चलता रहता है। चक्रीय प्रवाह यह सूचित करता है कि राष्ट्रीय आय को 3 प्रकार से माप सकता है। हालांकि चक्रीय आय के द्वारा ही पता चल जाता है कि राष्ट्रीय आय 3 प्रकार से मापी जा सकती है। देखो किताब के अंतर्गत आपको दिया है, एक उत्पादन के द्वारा, दूसरा आय के द्वारा, और तीसरा खर्च के द्वारा। साधन परिवार से इकाई की तरफ, मुआवजा इकाई के से परिवार की तरफ। ये बात बार बार आ रही है कि जो साधन है वो इकाई के पास से मतलब परिवार के पास से उत्पादक पेढ़ी के पास जाएगा। जब साधन परिवार के पास से इकाई के पास जाएंगे तब पैसा इकाई से परिवार के पास आएगा, और जब वस्तु पेढ़ी के पास से मतलब परिवार के पास जाएगी तो पैसा परिवार से इकाई के पास आएगा। इस प्रकार से पैसा पीढ़ियों से परिवार और परिवार से पीढ़ियों के पास सतत चलता रहता है, और उसी को अर्थशास्त्र की परिभाषा में आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। 3 अंकों का मुद्दा बने तो परिभाषा, उनके 2 विभाग है, उनके बाद उसके अंतर्गत की आकृति, उसका विश्लेषण, और उसके अंतर्गत उसको जो समझाना है वो वगैरह मुद्दों को आपको इसके अंतर्गत लिखना है। अब आगे का मुद्दा है राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण संकल्पना। राष्ट्रीय आय की महत्वपूर्ण संकल्पना में मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी वगैरह वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे पहले जीडीपी की। जीडीपी का सामान्य अंग्रेजी अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में उसको कुल आंतरिक उत्पादन कहते हैं। मतलब 2 मुद्दे बन गए, एक जीडीपी का पूरा नाम और दूसरा अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय आय की अनेक संकल्पनाएं जिसमें कुल आंतरिक उत्पादन का ख्याल महत्वपूर्ण है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, उसकी परिभाषा तो देखो किताब में दी है कि वर्ष के दौरान देश की सीमा के अंदर देश और विदेश के नागरिकों के द्वारा, सुनिएगा, 1 वर्ष के दौरान देश की सीमा के अंदर भारत के नागरिक हो चाहे विदेश के नागरिक हो के द्वारा जो अंतिम स्वरूप की चीज वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उसके बाजार मूल्य को आंतरिक उत्पादन अथवा सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। अर्थात भारत की सीमा के अंदर भारत के नागरिक हो चाहे विदेश के नागरिक हो, जो भी उत्पादन करते हैं उनको सकल घरेलू उत्पादन अथवा कुल आंतरिक उत्पादन अथवा जीडीपी के नाम से जाना जाता है। मतलब कितने मुद्दे हुए सर? तो कि 3, परिभाषा, अंग्रेजी नाम और हिंदी नाम। अब जीडीपी में 3 महत्वपूर्ण बातों का समावेश होता है। कितनी? 3। उसमें पहली क्या कि कुल आंतरिक उत्पादन में देश के नागरिकों अथवा प्रकृति द्वारा जो क्रूड ऑयल अपने देश की सीमा के अंदर हुई अंतिम स्वरूप की वस्तु और सेवा का उत्पादन गणना में लिया जाता है। इन शॉर्ट, लंबा चौड़ा न खींचो तो इतना ही कहा है कि कुल आंतरिक उत्पादन में देश और विदेश के नागरिकों के द्वारा भारत की सीमा के अंदर जो भी उत्पादन हुआ है उनकी गणना की जाती है। नंबर 2, कुल आंतरिक उत्पादन का ख्याल जो है वो देश की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब भारत का नागरिक देश में उत्पादन करे चाहे विदेश का नागरिक देश के अंतर्गत उत्पादन करे तो उनको, देखो वहाँ पर लिखा है इसमें देश के नागरिकों के द्वारा विदेश में किया गया उत्पादन की गणना होती नहीं है। मतलब पहला मुद्दा क्या बताया कि इसमें केवल देश की सीमा में होने वाले उत्पादन की गणना होती है, और दूसरा मुद्दा क्या बनाया कि भाई इसमें विदेश में जो भारत के नागरिक रहते हैं उनकी आय की गणना होती नहीं है। भले वो भारत के नागरिक है पर वो उत्पादन विदेश में कर रहे, इसलिए उनकी आय की गणना भारत में होगी नहीं। और नंबर 3, देश की आर्थिक तुलना करने एवं अर्थतंत्र की प्रगति के लिए, मतलब इन शॉर्ट अपना मतलब इतना ही होता है कि जीडीपी का उपयोग देश की आर्थिक तुलना करने के लिए किया जाता है। नंबर नेक्स्ट,
उसके बारे में जो कुल आंतरिक उत्पादन है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन है, उनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन आगे के वीडियो में। अंत तक आप लोगों ने वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड या विषय से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो मैं हर्षद जानी, संपर्क नंबर 9825581539 पर संपर्क करके आप फ़ोन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।